पिछली कक्षा में हम लोग कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? दोपहरी पढ़ रहे थे ना? हाँ, हेलो। यस मैम। यस मैम। दोपहरी कविता में अलंकार, इसके अंतर्गत अनुप्रास, उपमा, रूपक और मानवीकरण। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे थे। मैम किसी के माइक से मैम आवाज आ रहा है। हाँ, ये हर्षराज। मैम किसी के माइक से मैम मूवी का आवाज आ रहा है। वंदना सिंह, इन लोगों का माइक ऑन है। हर्षराज 8A मैम आप म्यूट कर दीजिए। एंड वंदना सिंह, हर्षराज ऑफ करो। मैं इधर से सबको म्यूट करूंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, सबको कोई जवाब नहीं दे पाओगे, बोल नहीं पाओगे। हर्षराज माइक ऑफ करो। हर्षराज रोल नंबर 14 यहाँ शो कर रहा है कि इनका माइक ऑन है। मैम बस उसका म्यूट कर दीजिए मैम। दोनों का म्यूट कर दूं। सभी बच्चे ऐसा क्यों नहीं, जब इन लोगों को कहा गया है। मैम क्लास में नहीं है मैम वो। हाँ, हर्षराज मैम क्लास में नहीं है मैम क्लास में नहीं है। कौन क्लास में नहीं है? मैम वो क्लास ज्वाइन करके कहीं चला गया है। हर्षराज। यस मैम आप म्यूट कर दीजिए। मैम आप म्यूट कर दीजिए। यस मैम आप ही म्यूट कर दीजिए उसे। अच्छा, ये आस्क टू अनम्यूट जो आ रहा है वहीं पे जाकर करना होगा ना, उस बच्चे के नाम के पास। यस मैम उसे क्लिक कीजिए तो म्यूट का ऑप्शन आएगा। तो वही हर्षराज को ना। हाँ, यस मैम। हर्षराज तो अब दिख ही नहीं रहा है, लगता है हट गया। मैम वो म्यूट हो गया। मैम म्यूट हो गया। म्यूट हो गया। अच्छा, चलिए ठीक है बच्चों, आप लोग बाकी बच्चे बहुत ध्यान रखते हैं, कुछ बच्चे हैं जो नहीं ध्यान रखते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो मैं पढ़ा रही थी दोपहरी कविता के अंतर्गत अलंकार। तो अनुप्रास, उपमा, रूपक, इनका मैंने परिभाषा और इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था ना। यस मैम। बता रही थी। यस मैम। मानवीकरण अलंकार जड़ अथवा अचेतन तत्वों पर मानवीय भावों, संबंधों और क्रियाकलापों का आरोप करके उन्हें मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए दिखाना मानवीकरण अलंकार होता है। अब जैसे मान लीजिए, प्रकृति में बहुत सारे उपादान हैं। कौन सा पेज नंबर हो रहा है? पेज नंबर 30, अभ्यास सागर में पेज नंबर 30। यस मैम। प्रकृति को मान लीजिए मानव के समान जब क्रियाकलाप करते हुए कवि या लेखक जब देखता है, तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। प्रकृति में जड़ भी है, चेतन भी है। चेतन में तो मनुष्य आ जाते हैं, पशु पक्षी आ जाते हैं, लेकिन जड़, पौधे, झरने, तालाब, पोखर, नदियां, सागर, समुद्र, ये सारे जो हैं जड़ हैं, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये चलते नहीं हैं। पेड़ पौधे जो हैं वो चलते नहीं हैं, लेकिन वो जीवित हैं, लाइव हैं, लेकिन जड़ हैं, स्थिर हैं। लेकिन अब इनमें कवि देखता है, मानव की तरह ये भी सुख दुख महसूस करते हैं। कहा जाता है कि पौधों को स्पर्श कर किया जाए जितना, उनमें उतनी अधिक तेजी से वृद्धि होती है। उनके पत्तियों को सहलाने से, उनके पौधों को, डालियों को, फूलों को सहलाने से, तो ये महसूस करते हैं। कहा जाता है कि उनके पत्तों को मत तोड़ो, डालियों को मत तोड़ो, उन्हें भी दर्द होता है ना। तो जब मानव के समान प्रकृति में कवि मानव के समान जब देखता है क्रियाकलाप करते हुए, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अब जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है, आंधी इतराने लगी
लगते ही आषाढ़ के। यहाँ आंधी को मनुष्य के समान इतराने की क्रिया करते दिखाया गया। जैसे मनुष्य क्या होता है, इतराता है ना, खुशी से इतराता है ना। मान लीजिए छोटे बच्चे क्या होते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं तो खुशी से झूमते हैं, कपड़े को ऐसे पकड़कर नाचेंगे, कूदेंगे, इधर से उधर घूमेंगे। तो यहाँ आंधी को भी कवि कह रहे हैं कि इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के, यानी आषाढ़ महीने में क्या होता है, बारिश होती है ना, तो आंधी जब खूब तेज चलती है तो ऐसा लग रहा है कि वो तेज नहीं चल रही, ऐसा लग रहा है इतरा रही है, खुशी से झूम रही है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। इसी तरह मेघ में आसमान से उतर रही, ग नंबर में देखिए, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, यानी बादलों से भरे हुए आसमान से संध्या के समय क्या होता है कि ऐसा लग रहा है कि आसमान से एक परी, संध्या सुंदरी जो है, परी के समान इसकी तुलना की है कवि ने, और वो आसमान से धीरे 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 नीचे उतर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई सुंदर सी नारी जो है वो आसमान से धीरे धीरे उतर रही है। तो यहाँ संध्या का वर्णन कवि किए हैं एक सुंदरी से। आ रही बात समझ में? तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। कलियां दरवाजे खोल 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 जब झुरमुट में मुस्काती हैं। छोटी छोटी कलियां देखे हो फूलों में, कलियां, तो यस मैम। यस मैम, यस मैम। मानो वो दरवाजे को खोलकर झांक रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। किसके यहाँ से आ रही है? वेदांश, वेदांश के घर से। चलो भी म्यूट किया। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं, यानी कलियां अचानक नहीं ना खिल जाती हैं, धीरे धीरे खिलती हैं, है ना। तो धीरे धीरे जब खिलती हैं तो ऐसा लग रहा है कि दरवाजे को खोल खोल कर झुरमुट में ऐसे गर्दन निकाल के झांक रही हैं। तो ये सब मानवीकरण अलंकार है बच्चों। तो यहाँ पर आपको अब क्वेश्चन नंबर 9 का क, इसमें करना है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार स्पष्ट कीजिए। क में कौन सा मानवीकरण अलंकार होगा बताइए? कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती है। मुस्काती, तो मुस्काती। यहाँ कलियां, यहाँ कलियां, कलियां को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। यहाँ कलियां मैम हम बोले थे, यहाँ कलियां जब खिलने वाली होती हैं, जब खिलने वाली होती हैं, तो कवि कल्पना कर रहे हैं, तो कवि कल्पना कर रहे हैं, तो कवि कल्पना कर रहे हैं, मानो मानो ये दरवाजे को खोलकर, मानो ये दरवाजे को खोलकर बाहर बाहर झांकते हुए, बाहर झांकते हुए मुस्कुरा रही हैं, बाहर झांकते हुए मुस्कुरा रही हैं। कलियों को देखे हो, उसके ऊपर में थोड़ा थोड़ा छोटा हल्का सा खुला रहता है, बाकी सब अंदर बंद रहता है, हल्का सा खुला रहता है। बर्ड को देखे हो कली को, तो उस कली को देखकर कवि कल्पना कर रहे हैं। यहाँ मानवीकरण अलंकार, जैसे लग रहा है कि कलियां जो है दरवाजे, तो यहाँ कलियां जब खिलने वाली होती हैं तो कवि कल्पना कर रहे हैं कि मानो कोई छोटा सा बच्चा जो है वो दरवाजे को खोलकर बाहर की ओर झांक रहा है, यानी कलियां जो, एक बार मैम, एक बार मैम बुक पे शो करके बता दीजिएगा। जी क्या बोल रही हो बेटा?
हेलो, तो एक बार में और बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बताऊंगी। यहाँ कलियां, कलियां को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो। यहाँ कलियां जब खिलने वाली होती हैं, यहाँ कलियां जब खिलने वाली होती हैं, यानी खिलने के कगार पे रहती हैं, खिलने वाली होती हैं, 1-2 दिन में जब खिल जाएंगी तो खिलने वाली होती हैं, कॉमा, तो कवि कल्पना कर रहे हैं, तो कवि कल्पना कर रहे हैं, तो कवि कल्पना कर रहे हैं, मानो, मानो कोई बच्चा लिखो, मानो कोई बच्चा, मानो कोई, मानो कोई बच्चा दरवाजे को खोलकर, मानो कोई बच्चा दरवाजे को खोलकर बाहर झांकते हुए मुस्कुरा रहा है। मानो कोई बच्चा दरवाजे को खोलकर बाहर झांकते हुए मुस्कुरा रहा है। पूरा दरवाजा नहीं खुला हुआ है, थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ है या खिड़की का कोई थोड़ा सा झांक रहा है ना। तो उसी झांकने को कवि यहाँ कह रहे हैं, मानवीकरण अलंकार करते हुए का ये करते हुए कि आरोपित करते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई छोटा सा बच्चा जो है वो झांक रहा है। तो कलियों को यहाँ झांकने को कवि ने मानवीकरण अलंकार यहाँ पर आरोपित किया है। ठीक है, यहाँ पर मानव के समान यानी एक बच्चे के समान क्रियाकलाप करते हुए बताया जा रहा है। समझ में आई बच्चों? हाँ, यस मैम। यस मैम। जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। अब क्या होता है, जगी वनस्पतियां अलसाई, सुबह सुबह बच्चे या मानव, अधिकतर बच्चे ही उठना नहीं चाहते हैं सुबह। आप लोग उठना चाहते हो? नहीं, सुबह के समय यस मैम। हाँ तो अच्छी बात है, बहुत लोग उठ जाते हैं, लेकिन जब उठाया जाता है तो ऐसा लगता है कि अलसाया हुआ, अंगड़ाई लेते हुए छोटे छोटे बच्चे उठ रहे हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जगी वनस्पतियां अलसाई, ऐसा लग रहा है कि ये जितने प्राकृतिक वनस्पतियां, ये पेड़ पौधे जो है, ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह आंखें खोल रही हैं और अलसाई हुई हैं, यानी पूरी नींद अभी इनकी खुली नहीं है। और मुख धोती शीतल जल से, ये शीतल जल उनको कहाँ से मिलता है वनस्पतियों को, कोई बताओ मुझे। सुबह सुबह क्या वनस्पति माताएं जो हम हैं लोग देते मैम हैं जब बारिश होती है या जब हम पेड़ों मनुष्य को पानी पटाते हैं तो। नहीं बेटा, यहाँ पर रात में क्या होता है ना, पानी पटाते हैं हम लोग पेड़ों में तो ठीक है, आज ये ओस, ओस पड़ता है ना रात में। मैम शीत गिरता है रात में, वही ओस में। ओस कहते हैं उसको, शीत भी कहते हैं। शीत से और ओस से क्या होता है? वेदांश, वेदांश बार बार माइक क्यों ऑन कर दे रहा है? तो रात भर वनस्पतियों पर जो शीत पड़ती है या ओस, ओस की बूंदे, तो ऐसा सुबह देखकर कवि कल्पना कर रहे हैं कि मानो वे अपने मुंह को ओस, ओस जो उस पर पूरे वनस्पतियों पर ओस की बूंदे गिरी हुई हैं, कवि कल्पना कर रहे हैं कि मानो वो अंगड़ाई लेते हुए सारी वनस्पतियां अभी नींद से जाग रही हैं और शीतल जल से, ओस रूपी शीतल जल से अपने मुंह को धो रही हैं। सुबह उठते हम लोग क्या करते हैं, मुंह को धोते हैं ना ठंडे पानी से, धोते हो ना? यस मैम। इसी तरह यहाँ कवि मानवीकरण, मानव के समान क्रियाकलाप करते हुए क्या देख रहे हैं कि ये सारी वनस्पतियां जो है, ऐसा लग रहा है कि अंगड़ाई लेते हुए, वनस्पतियों को मनुष्य की भांति शीतल जल से मुंह धोते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर यहाँ यही दिखाया गया है कि वनस्पतियां, चलिए लिखिए, सवेरा होने पर, लिखिए, सवेरा होने पर वनस्पतियों का, सवेरा होने पर, सवेरा होने पर वनस्पतियों, यहाँ पतियां लिखा है, आप योग की मात्रा कर देंगे, वनस्पतियों को मनुष्य, हाँ
मैम को मनुष्य की भांति शीतल, वनस्पतियों को मनुष्यों की भांति शीतल जल से मुक्त होते हुए हाँ, दिखाया गया है। वनस्पतियों को अलसाते हुए उठना, अलसाते हुए उठना और ओस रूपी और ओस रूपी शीतल जल से, ओस रूपी शीतल, यहाँ ओस को शीतल जल माना गया है बच्चों। ओस रूपी शीतल जल से, शीतल जल से। मैम ओश में कौन सा सर? दंत सा होगा बेटा, दंत सा, ओस। मैं ओश नहीं बोल रही हूँ, ओस बोल रही हूँ ना, ओस। ओस रूपी शीतल जल से अपने मुंह को धोते हुए, प्लीज एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। अपने उठना और ओस रूपी शीतल जल से अपने मुंह को धोते हुए दिखाया गया है। यानी प्रकृति को जब मानव के समान क्रियाकलाप करते हुए कवि वर्णित करता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ वनस्पतियां जब सवेरा हो रहा है तो उठ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अलसाते हुए उठ रही हैं और ओस रूपी शीतल जल से अपने मुंह को धो रही हैं, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार हुआ। ठीक है, लिख लिए सभी बच्चे? मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। सवेरा होने पर वनस्पतियों को अलसाते हुए उठना, वनस्पतियों को अलसाते हुए उठना और वनस्पतियों को अलसाते हुए उठना और ओस रूपी शीतल जल से, शीतल में तालाब जैसा होगा बच्चों, और ओस रूपी शीतल जल से अपने मुंह को, ओस रूपी शीतल जल से अपने मुंह को धोते हुए दिखाया गया है, दिखाया गया है। क्लियर हो गया? अब ग नंबर, ग, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। ठीक है? यस मैम। अच्छा, ये तो मैंने इसके आगे का आप लोगों को किया ही नहीं, बताया ही नहीं। अभी तो मैं परिभाषा ही लिखा रही थी ना उस दिन। अच्छा चलो, मैम मुझे नहीं सब होमवर्क था। नहीं बेटा, शुरू से तो मैं परिभाषा लिखा रही थी। होमवर्क मैंने जो दिया था वो बता रही हूँ मैं कहाँ से दी थी। पेज नंबर 32 से मैंने होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, बस इतना ही मैंने होमवर्क। यस मैम। ये आप लोगों ने कर लिया है? यस मैम। हाँ, वेरी गुड। इसको मैं मिलवा दूंगी बाद में, लेकिन शुरू के जो भी अलंकार है वो पेज मुझे नंबर कराना कौन सा पड़ेगा। मैम? ठीक है, वो मैं कराऊंगी जैसे अभी मैं करा रही हूँ। चलिए ग को लिख लीजिए। मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। चलिए लिखिए। संध्या या शाम शाम, ऐसे हो रही है जैसे बादलों से भरे आसमान से कोई हाँ सुंदर परी उतर रही है। हाँ, अर्थात संध्या को मनुष्य के समान उतरने की प्रक्रिया करते दिखाया गया है। दिखाया गया है। हाँ लिखिए। यहाँ संध्या को, यहाँ संध्या यानी शाम, यहाँ संध्या को कवि ने, यहाँ संध्या को कवि ने एक सुंदर परी के समान, एक सुंदर परी के समान, यहाँ संध्या को कवि ने एक सुंदर परी के समान। मैम परी में कौन सी ई होगी? दीर्घिकार बेटा यहाँ दिया भी है, सुंदरी परी दिया है, परी सी में दिया हुआ है ना, दूसरी पंक्ति में देखिए जस्ट ऊपर, एक सुंदर ma'am. परी के समान
चित्रित किया है। च हर्षी का ची, त्र हर्षी का त्रि, चित्रित किया है। ठीक है। यहाँ संध्या को कवि ने एक सुंदर परी के समान चित्रित किया है, जो मेघ से भरे हुए आसमान से, जो मेघ से भरे हुए आसमान से धरती पर, जो मेघ से भरे हुए आसमान से धरती पर धीरे धीरे उतर रही है। ठीक है। यहाँ संध्या को कवि ने एक सुंदर परी के समान चित्रित किया है, जो मेघ से भरे हुए आसमान से धरती पर धीरे धीरे उतर रही है। लिख लिए मैम बच्चों। एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। यहाँ संध्या को कवि ने एक मैम ग ही तो बोल रही हूँ। यहाँ संध्या को फर्स्ट वाला कलियां दरवाजे। अच्छा, जब पहला बोल रही हो। यहाँ कलियां जब खिलने वाली होती हैं, यहाँ कलियां जब खिलने वाली होती हैं, कौमा, तो कवि कल्पना कर रहे हैं मानो कोई बच्चा दरवाजे को खोलकर बाहर झांकते हुए मुस्कुरा रहा है। यानी कलियां तो है छोटी होती है ना, फूल से, शिशु के समान ना, बच्चे के समान ना, और जब वही खिल जाती है तो क्या हो जाता है, बड़ी फूल का रूप धारण कर लेती है कलियां। लेकिन यहाँ कलियां जो है वो फूल से छोटी होती है, एकदम मुंह उसका बंद होता है, थोड़ा थोड़ा मुंह उसका खुला रहता है ना। तो उससे अभी वो खिलने के कगार पे रहती हैं, यानी खिलने वाली होती हैं। तो उस समय ऐसा लग रहा है कि झुरमुट हटाकर ऐसे कोई बाहर की ओर झांक रहा है ना। तो यहाँ ये अलंकार है सब मानवीकरण अलंकार। चलिए बच्चों, अब हम लोग पेज नंबर आप 26 पर आइए। यहाँ ये तो मैंने अलंकार की सब परिभाषा आप लोगों को लिखा दिया था ना पहले, सब लोग लिख लियो ना अलंकार की परिभाषा। यस मैम। याद रखिएगा आप लोग, जितने अलंकार है, अनुप्रास, उपमा, रूपक, मानवीकरण, और कोई भी परिभाषा बिना उदाहरण के नहीं लिखेंगे। ठीक है। उदाहरण लिखकर पेज नंबर 26। यस मैम। चलिए पेज नंबर 26 पर आ जाइए। मैम एक बार रूपक अलंकार समझा दीजिए फिर से। हाँ, मैम एक बार रूपक अलंकार फिर से रूपक समझा अलंकार, वेरी गुड, बताते रही हूँ। जहाँ उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। जैसे उपमेय और उपमान, मैंने आप लोगों को बताया था ना, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है, जिस चीज की तुलना की जाती है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उपमेय। यानी कोई वस्तु हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, उसको क्या कहेंगे हम, उपमेय, यानी जिसकी तुलना कर रहे हैं। और उपमान का मतलब क्या होता है, जिससे तुलना कर रहे हैं, जिस वस्तु या जिस व्यक्ति से उसकी तुलना की जा रही है उसको कहेंगे उपमान। बात आ रही समझ में? अब जैसे समझ लो, चेहरा चांद के समान सुंदर है, उस बच्ची का चेहरा चांद के समान सुंदर है। तो यहाँ चेहरा क्या हो गया, बताओ बच्चों? उपमान। उपमान, उपमेय, उपमेय हो गया ना। चेहरे की तुलना हम किससे कर रहे हैं, चेहरे की तुलना हम किससे कर रहे हैं, चांद से। तो चेहरा हो गया उपमेय, और उपमान किससे तुलना कर रहे हैं, चांद से। तो चांद हो गया उपमान और चेहरा हो गया उपमेय। अब बात समझ में आई? चेहरा क्या हो गया, चेहरा उपमेय हो गया और चांद उपमान हो गया, क्योंकि चांद से हम तुलना कर रहे हैं ना। तो जहां उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए, दोनों में आपस में बहुत समानता है, बहुत ज्यादा, वे दोनों का गुण जो है बहुत ज्यादा मिल रहा है,
तो आपसी उन दोनों के समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, यानी उपमेय को उपमान के समान मान लिया जाता है। जैसे चेहरा जो है वो बिल्कुल चांद के समान तो नहीं ना होता है, चांद एकदम गोल होता है, किसी का चेहरा बिल्कुल गोल तो नहीं होता है ना, बस सुंदर है, चांद सुंदर है, चेहरा सुंदर है, तो हम चांद को, चेहरे को क्या कर रहे हैं, इसका चेहरा तो एकदम चांद के समान चमक रहा है। तो क्या किसी का चेहरा बिल्कुल चांद के समान चमकता है? बताओ। नो मैम, नहीं, नो मैम। लेकिन उसको मान No, लिया ma'am. जाता है, चांद के समान किसी के चेहरे को मान लिया जाता है ना। तो यहाँ अभेद आरोप किया जाता है, मतलब उसको उसके समान मान लिया जाता है, ठीक है। तो वहां रूपक अलंकार होता है। अब जैसे ये चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल, चरण, किसी के चरण जो है वो किसके समान है? कमल के समान, यानी चरण में, चरण को कमल के समान कोमल मान लिया, ठीक है। वेदांश, वेदांश मेरी आवाज सुन रहे हो? ये वेदांश बार बार क्यों ऑन कर दे रहा है, और बोल रही हूं तो हट जा रहा है। यस मैम, यस मैम, वेदांश यस मैम, बोलिए मैम। तुम्हारा क्यों ऑन है माइक? हाँ, मैम ऑफ कर देते हैं, तुम मैम ऑफ कर तो देते सारे बच्चे ऑफ किए हैं, तुम ऑन किए हुए हो। व्हाट इज दिस? सारे बच्चों का ऑफ है, तुम्हारा ऑन है, और कह रहे हो कि मैडम कर दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिराई, चरण को किसके समान मान लिया गया है? कमल के समान, कमल के गुण को उस पर आरोपित कर दिया गया है। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु पद, गुरु के पैरों को किसके समान माना गया है? कमल के समान। पंकज मतलब क्या होता है? कमल। मन सागर, कमल। हाँ, मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक। मन सागर, मन को किसके समान माना गया है? सागर के समान। सागर। और मनसा लहरी, मनसा मतलब मन, मनसा मतलब क्या होगा? मन सा सागर, मन रूपी सागर, और मनसा लहरी, मन के समान लहरना। लहरें जैसे आती है मन सागर में, उसी तरह मन में भी बहुत सारी लहरें उठती है मन में भी। और बूढ़े बूढ़े बहे अनेक, जैसे सागर में भी लोग बुड़ते हैं, डूबते हैं, उसी तरह मन रूपी सागर में भी बहुत सारी लहरें, बहुत सारी भावनाएं जो है वो उमड़ती हैं, बहती हैं, ठीक है। तो यहाँ ये उसको आरोपित कर दिया जाता है, वो ऐसा होता नहीं है, बल्कि उसको रूपक में अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का अभेद, मानो दोनों एक ही है, अलग नहीं है, अभेद को आरोपित किया जाता है, वहां ये रूपक अलंकार होता है। जैसे देखो यहाँ पर है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 6 नंबर में देखो ध्यान से, पेज नंबर 29, 6 नंबर दिख रहा है सबको? हाँ, यस मैम। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ राम के नाम को किसके समान माना गया है? रतन के समान, बहुमूल्य, रतन धन पायो। यहाँ भक्त जो है राम के नाम को किसके समान बहुमूल्य मान रहा है? रतन के समान, अनमोल मान रहा है। तो राम के नाम को जो भक्त मानने वाले हैं उनके लिए तो रतन के समान है। पर नर व्याघ्र सुयोधन, यहाँ दुर्योधन की बात हो रही है। महाभारत में दुर्योधन बहुत नीच प्रकृति का व्यक्ति था ना, जिसने द्रौपदी को के वस्त्र को चीर हरण किया था, उसके वस्त्रों को, भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचते खींचते थक गया, तो कृष्ण की कृपा से उसके साड़ी या उसके वस्त्र इतने ना लंबे हो गए कि दुर्योधन अंत में थक कर छोड़ दिया। तो यहाँ पर दुर्योधन के गलत दुर्व्यवहार के कारण, गलत कार्यों के कारण उसे कहा जा रहा है पर नर व्याघ्र सुयोधन, यानी व्याघ्र यानी बाघ, मानव तो है लेकिन किसके समान हिंसक है? बाघ के समान, सुयोधन, दुर्योधन, है ना। यहाँ पर बाघ के हिंसक प्रवृत्ति को उस पर दुर्योधन में आरोपित कर दिया गया है। बात आ रही समझ में बच्चों? हाँ,
यस मैम। यानी व्याघ्र का जितना भी हिंसक प्रवृत्ति जो है वो उस पर आरोपित कर दिया गया है। किसमें? दुर्योधन में। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण क में राम उपमेय में कौन सा उपमान? रतन धन को उपमान मान लिया गया है और राम को क्या मान लिया गया है? उपमेय। यानी राम की तुलना किससे की जा रही है? धन के समान, रतन धन के समान। और ख में नर कौन है? उपमेय। और उसको किससे उसकी उपमा की जा रही है? व्याघ्र, बाघ से। तो अत्यधिक समानता के कारण आरोप किया गया है, यानी उसके गुणों को उसमें आरोप कर दिया गया है। ठीक है, ये रूपक अलंकार के उदाहरण है। समझ में आई बात? मैम समझ में नहीं आया मैम। क्यों नहीं समझ में आया? मान देखिए, हिंसक बाघ जो है हिंसक है, ठीक है, उसके हिंसक प्रवृत्ति को आरोपित कर दिया गया है, मान लिया गया है। किसमें? दुर्योधन को। दुर्योधन में उसके गुण को मान लिया गया है कि दुर्योधन का स्वभाव किसके समान है? किसके समान है? बाघ के समान। तो दोनों का गुण एक ही है। दोनों के गुणों में समानता दिखाने के लिए, है ना, दुर्योधन के गुण को समानता किसके साथ किया गया है? हिंसक बाघ के समान। तो उसके गुण को उसमें मान लिया गया है। आ रही बात समझ में? अब आई बात समझ में? दुर्योधन का व्यवहार किसके समान दिखाया गया है? बाघ के समान, हिंसक, है ना। और यहाँ पर राम के नाम को किसके समान माना गया है? धन के समान। कौन सा धन? बहुमूल्य धन, रतन के समान धन माना गया है, बहुमूल्य अनमोल माना गया है। किसके नाम को? राम के नाम को। आ रही बात समझ में? अब समझ में आई? राम के नाम को रतन के समान बहुमूल्य माना गया है, यानी उसको, उसके गुण को उस पर आरोपित कर दिया गया है। वो उसके समान, बिल्कुल दोनों में समानता प्रकट करने के लिए कि बाघ भी जिस तरह से हिंसक होता है उसी तरह से दुर्योधन भी हिंसक था। और राम का नाम जो है वो बहुत बहुमूल्य होता है। किसके समान? धन के समान, रतन, अनमोल धन के समान। तो इस तरह से उसको समानता के कारण उसके गुण को उस पर आरोपित कर दिया गया है, यानी मान लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए पहले पहली पंक्ति में यहाँ देखिए दिया हुआ है, घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी। तो सर्प सरीखी पहली पंक्ति में, और यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? सवर्ण की, दंत सवर्ण की। तो यहाँ ये अनुप्रास अलंकार है। मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्णों की आवृत्ति होती है। दूसरी पंक्ति में क्या है? बाहर कोई नहीं निकलता सांझ समय। तो आप सर्प सरीखी के नीचे लिखिए सांझ समय, सांझ समय लिखिए, सांझ समय। और यहाँ पे कौन सा, किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? दंत सा। दंत सा। हाँ, तो यहाँ पर लिखिए बगल में दंत सा। फिर पेज नंबर आइए 27 में, तीसरी पंक्ति में किसका वर्णन हुआ है? चमचम चपला चमकी। तो यहाँ पर लिखिए राइट साइड में लिखिए चमचम चपला चमकी। किस वर्ण की आवृत्ति हुई है बच्चों? च वर्ण लिखिए। उसके बाद लाली मेरे लाल की जित लाल। तो यहाँ पर लाल लाल लिखो, लाली लाल लाल। पहले लिखो लाली, फिर लाल, फिर लाल, यानी लाल 2 बार लिखना है और 1 बार लाली लिखना है। तो यहाँ किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? ल। तो किसी भी पंक्ति में अगर आपको एक वर्ण एक बार से अधिक बार दिखाई पड़े तो वहां तुरंत समझ जाओगे कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दिमाग में आई बात समझ में सबको? हाँ, यस मैम। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, एक वर्ण की आवृत्ति। यहाँ पर जैसे आवृत्ति हो रही है, दंत स की आवृत्ति हो रही है, च की आवृत्ति हो रही है और ल की आवृत्ति हो रही है। क्लियर? अब देखिए नीचे उसके बाद 3 नंबर में, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार के उदाहरण छांट कर लिखिए तथा कारण भी बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आओ।
तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इन काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार के उदाहरण छांट कर लिखिए तथा कारण। किस वर्ण की आवृत्ति हुई है यहाँ बताओ? क में त वर्ण। हाँ, तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखो त वर्ण की आवृत्ति होने के कारण, लिखो त वर्ण की आवृत्ति, आ व के नीचे री की मात्रा और तत संयुक्त में ह्रस्वीकार आवृत्ति। त वर्ण की आवृत्ति होने के कारण, त वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है। हो गया? त वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद ख नंबर में देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। यहाँ किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? म। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो म वर्ण की आवृत्ति होने के कारण, आज मैं फिर आप लोग को दोहरा दे रही